हेलो फ्रेंड्स, रामलला ग्रोथ माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिन्स किताब के उन विचारों के बारे में जो ये बताते हैं कि हम चाहते हुए भी काम क्यों नहीं शुरू कर पाते। हम में से ज़्यादातर लोग आलसी नहीं होते, फिर भी हम बहुत सारे ज़रूरी काम टालते रहते हैं। कारण ये नहीं होता कि हमें काम करना नहीं आता, कारण होता है हम ज़्यादा सोचते हैं। हमारे दिमाग में एक परफेक्ट तस्वीर बनी होती है। हम चाहते हैं कि शुरुआत भी शानदार हो, पहला कदम भी सही हो और रिजल्ट भी परफेक्ट हो। यहीं से समस्या शुरू होती है। जब हम किसी काम को परफेक्शन के बोझ के साथ देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह देखने लगता है। वो हमें अलर्ट देता है। अगर सही नहीं हुआ तो? अगर लोग जज करने लगे तो? अगर मैं फेल हो गया तो? धीरे धीरे हम एक्शन की जगह सिर्फ प्लानिंग, सोच और बहाने बनाने लगते हैं। इस स्थिति को किताब में इनर्शिया कहा गया है। इनर्शिया का मतलब होता है रुके रहना, जड़ हो जाना, सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना करना। इनर्शिया कोई बाहरी समस्या नहीं है, ये पूरी तरह मानसिक होती है। हम सोचते हैं कि पहले हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, पहले हमें मोटिवेशन चाहिए, पहले हमें पूरी तैयारी चाहिए। लेकिन किताब साफ कहती है, यही सोच इनर्शिया को और मजबूत करती है। अब सवाल यह है, इस जड़ता को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन दिमाग को पसंद नहीं आता। अपने स्टैंडर्ड्स को जानबूझकर कम करना। हाँ, जानबूझकर। जब आप शुरुआत में खुद से ये उम्मीद करते हैं कि काम एवरेज भी हो सकता है, तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। मान लीजिए आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि पहली ही बार प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसा बनना है, तो ब्रश उठाने से पहले ही डर आ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मुझे सिर्फ एक खराब सा स्केच बनाना है, तो आप बिना दबाव के शुरू कर देंगे। यही बात गिटार, लेखन, बिजनेस, फिटनेस हर चीज पर लागू होती है। परफेक्शन की उम्मीद काम को भारी बना देती है। छोटे और कमजोर स्टैंडर्ड्स काम को हल्का बना देते हैं। किताब ये भी समझाती है कि शुरुआत किसी भी टास्क का सबसे मुश्किल हिस्सा होती है। एक बार शुरुआत हो जाए तो आधा काम अपने आप हो जाता है। हमारा दिमाग फिनिश लाइन देखकर डरता है, लेकिन पहले कदम को देखकर नहीं। इसीलिए बड़े टास्क को हमेशा छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहिए। अगर आपको 10 पेज लिखने हैं तो 10 पेज मत सोचिए, सिर्फ एक लाइन सोचिए। अगर आपको रोज एक्सरसाइज करनी है तो फिट बॉडी मत सोचिए, सिर्फ जूते पहनने तक सोचिए। ये छोटी सोच इनर्शिया को कमजोर कर देती है। किताब का ये हिस्सा हमें एक कड़वी सच्चाई बताता है। परफेक्शन प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहला ड्राफ्ट खराब होता है, पहली कोशिश कमजोर होती है, पहला कदम लड़खड़ाता है। लेकिन वही पहला कदम आगे की सारी प्रगति की नींव बनता है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। हम सोचते हैं कि जिस दिन मन करेगा, एनर्जी आएगी, उसी दिन हम काम शुरू करेंगे। लेकिन थिंक लेस डू मोर किताब इस सोच को पूरी तरह उल्टा साबित करती है। किताब साफ कहती है, मोटिवेशन एक कारण नहीं है, बल्कि एक नतीजा है। यानी हम पहले एक्शन नहीं लेते क्योंकि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, बल्कि हमें मोटिवेशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को ध्यान से देखें तो ये सच लगेगा। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी काम को करने का बिल्कुल मन नहीं था। आप आलस महसूस कर रहे थे, बोर हो रहे थे, लेकिन किसी वजह से आपने फिर भी काम शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा। यही इस सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में खुद को ट्यून करना शुरू कर देता है। दिमाग को मूवमेंट पसंद है, जड़ता उसे असहज करती है। इसलिए जैसे ही आप कुछ भी करना शुरू करते हैं, भले ही वो बहुत छोटा कदम हो, दिमाग उसमें इन्वॉल्व होने लगता है। यहीं से प्रोक्रास्टिनेशन शुरू होती है और यहीं खत्म भी हो सकती है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब आलस नहीं होता। ज्यादातर लोग आलसी नहीं होते, वे सिर्फ ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं। जब हम किसी काम को बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल या बहुत परफेक्ट बना देते हैं, तो दिमाग उसे खतरे की तरह देखने लगता है और खतरे से बचने के लिए वो हमें टाल मटोल करने के लिए मजबूर करता है। हम खुद को समझाते हैं कि अभी सही समय नहीं है, थोड़ी तैयारी और कर लेता हूं, कल ज्यादा अच्छा मूड होगा।
असल में ये दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। किताब बताती है कि इस स्थिति से बाहर निकलने का सबसे असरदार तरीका है बेहद छोटा एक्शन लेना। इतना छोटा कि दिमाग उसे मना ही न कर सके। अगर आपको पढ़ना है तो पूरी किताब नहीं, सिर्फ 2 पेज। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो पूरा वर्कआउट नहीं, सिर्फ 5 मिनट। अगर आपको लिखना है तो पूरा आर्टिकल नहीं, सिर्फ 1 पैराग्राफ। ये छोटे एक्शन दिमाग को धोखा देते हैं। दिमाग सोचता है कि ये तो आसान है, इसमें क्या ही होगा। लेकिन जैसे ही आप ये छोटा कदम उठाते हैं, आपकी एनर्जी उसी दिशा में शिफ्ट होने लगती है। और अक्सर यही होता है कि आप खुद से कहते हैं कि चलो थोड़ा और कर लेते हैं। यही वो पॉइंट है जहां मोटिवेशन पैदा होती है। किताब ये भी समझाती है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मोटिवेशन एक अस्थायी चीज़ है। आप किसी वीडियो, स्पीच या इंस्पिरेशनल पोस्ट से मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वो असर कुछ घंटों या कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। अगर आपकी पूरी लाइफ मोटिवेशन पर टिकी होगी तो आप बार बार रुकेंगे, लेकिन अगर आपकी आदत एक्शन लेने की बन जाती है तो आप बिना मोटिवेशन के भी काम कर पाएंगे। एक्शन लेने का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये सेल्फ डाउट को कमज़ोर करता है। जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं तो दिमाग में डर, शक और नेगेटिव बातें बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको खुद ही एहसास होता है कि ये काम उतना मुश्किल नहीं था जितना आपने सोचा था। जैसे ही आपको पहला छोटा रिजल्ट मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। ये छोटा सा कॉन्फिडेंस आपको अगला कदम उठाने के लिए तैयार करता है। फिर अगला रिजल्ट, फिर और कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। किताब इसे एक साइकिल की तरह समझाती है। एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू मोटिवेशन इज इक्वल टू मोर एक्शन। ज्यादातर लोग इस साइकिल को उल्टा पकड़ते हैं। वे पहले मोटिवेशन चाहते हैं, फिर एक्शन, जबकि असली शुरुआत एक्शन से होती है। एक्शन आपकी सेल्फ इमेज को भी बदल देता है। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे। लेकिन जब आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में आपकी नई पहचान बनती है। मैं ऐसा इंसान हूं जो बिना मन के भी काम कर सकता है। ये पहचान बेहद पावरफुल होती है। किताब ये भी कहती है कि शुरुआत में बोरियत महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। कोई भी नया काम तुरंत मज़ेदार नहीं लगता, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा समय देते हैं तो वही काम धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारा दिमाग उस काम को पूरा करना चाहता है जिसमें वो इन्वॉल्व हो चुका होता है। इसलिए अगली बार जब आपका मन ना हो तब ये मत सोचिए कि आज मूड नहीं है। बस खुद से कहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट करूंगा। यही 5 मिनट इनर्शिया को तोड़ते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को कमज़ोर करते हैं और मोटिवेशन को जन्म देते हैं। बहुत सारे लोग काम शुरू नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कि वे आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे परफेक्ट होना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक इमेज बनी होती है, जब सब कुछ सही होगा तभी शुरू करूंगा। लेकिन किताब साफ कहती है, परफेक्शनिज्म इंप्रूवमेंट नहीं है, ये डर का दूसरा नाम है। परफेक्शनिज्म असल में हमें बचाने का काम करता है। ये हमें गलती करने, जज होने और फेल होने से बचाना चाहता है। लेकिन इसी चक्कर में ये हमें आगे बढ़ने से भी रोक देता है। जब हम परफेक्ट रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो हम अपने ऊपर बेवजह का प्रेशर डाल लेते हैं। दिमाग सोचता है कि अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मैं खुद को कैसे देखूंगा, और यही डर हमें एक्शन लेने से रोक देता है। सच्चाई ये है कि कोई भी शुरुआत में अच्छा नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी न कभी बिगिनर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सपर्ट ने अपने खराब काम को छुपाया नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ता रहा। किताब ये समझाती है कि परफेक्शन एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक भ्रम है। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर किया जा सकता है। अगर आप परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसका समाधान बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। एम फॉर प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। मतलब ये कि आपका काम आज थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन कल उससे बेहतर होगा, और यही सुधार आपको आगे ले जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। अधिकतर लोग मानते हैं कि कॉन्फिडेंस पहले आता है और फिर एक्शन, लेकिन किताब फिर वही बात दोहराती है। कॉन्फिडेंस भी एक रिजल्ट है, कोई शुरुआती शर्त नहीं। आप बिना कॉन्फिडेंस के भी काम शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप काम करते हैं कॉन्फिडेंस अपने आप बनता जाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान कभी स्टेज पर न गया हो तो क्या वो पहले दिन ही कॉन्फिडेंट होगा? नहीं। लेकिन अगर वो बार बार स्टेज पर जाता है, बोलता है, गलती करता है, सीखता है, तो धीरे धीरे वही इंसान आत्मविश्वास से भर जाता है। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट तब पैदा होता है जब हम अपने दिमाग की हर बात को सच मान लेते हैं। दिमाग कहता है, तू इसके लायक नहीं है,
तुझसे नहीं होगा, लोग हंसेंगे। लेकिन किताब सिखाती है कि दिमाग की हर आवाज़ सच नहीं होती। दिमाग का काम है हमें सुरक्षित रखना, आगे बढ़ाना नहीं। इसलिए वो हमें रिस्क से दूर रखना चाहता है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप दिमाग की बात सुनते तो हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं होने देते। अब आते हैं फेलियर पर। फेलियर को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर हम फेल होते हैं तो हम सोचते हैं मैं फेल हूं, जबकि सच्चाई ये है कि आप फेल नहीं होते, आपका तरीका फेल होता है। फेलियर कोई फैसला नहीं है, ये सिर्फ फीडबैक है। ये आपको बताता है कि कौन सा रास्ता काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इसी डर से कोशिश ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? किताब कहती है कि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो फेलियर से बचते नहीं हैं, बल्कि उसे जल्दी जल्दी अपनाते हैं। वो जानते हैं कि हर फेलियर उन्हें थोड़ा और बेहतर बना रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि फेलियर का डर ज्यादातर हमारे दिमाग में होता है, रियल लाइफ में नहीं। हम जिस रिजेक्शन, शर्मिंदगी या नुकसान की कल्पना करते हैं वो असल में उतना बड़ा होता ही नहीं है। और अगर कुछ गलत हो भी जाए तो भी हम उसे हैंडल कर सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है, अडाप्ट करने की क्षमता। किताब ये भी बताती है कि हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर इस सवाल का जवाब इतना डरावना नहीं होता जितना हमारा दिमाग बनाता है। और जब हम वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डर कमज़ोर पड़ जाता है। परफेक्शनिज्म, सेल्फ डाउट और फेलियर, ये तीनों मिलकर हमें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं ये तीनों पीछे हटने लगते हैं। याद रखिए, आपको पहले अच्छा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ शुरू करना है। हर छोटा एक्शन आपको थोड़ा बेहतर बनाता है, थोड़ा मजबूत बनाता है और थोड़ा आगे ले जाता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बड़ी सफलता के पीछे जबरदस्त मोटिवेशन होता है। उन्हें लगता है कि जो लोग रोज मेहनत करते हैं वे हर दिन एनर्जेटिक, पॉजिटिव और फुल मोटिवेटेड रहते होंगे। लेकिन किताब इस भ्रम को तोड़ती है। सच्चाई ये है कि सक्सेसफुल लोग भी वही महसूस करते हैं जो आप महसूस करते हैं। आलस, बोरियत, थकान, डाउट। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इन भावनाओं के बावजूद काम करते हैं। यहीं से डिसिप्लिन की असली परिभाषा शुरू होती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको काम करने में मजा आए। डिसिप्लिन का मतलब है काम तब भी करना जब मन ना हो। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करा सकता है, लेकिन वो आपको लंबे समय तक नहीं चला सकता। मोटिवेशन मौसम की तरह है, कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है। किताब कहती है कि अगर आपकी जिंदगी मोटिवेशन पर चल रही है तो आप बार बार रुकेंगे, लेकिन अगर आपकी जिंदगी डिसिप्लिन पर चल रही है तो आप बिना रुके आगे बढ़ेंगे। अब सवाल आता है, डिसिप्लिन आती कहाँ से है? लोग सोचते हैं डिसिप्लिन कोई जन्मजात चीज है, या तो किसी में होती है या नहीं होती। लेकिन ये भी एक गलत धारणा है। डिसिप्लिन असल में हैबिट्स से बनती है। और हैबिट्स बनने के लिए आपको सुपर पावर की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप रोज बहुत ज्यादा करें। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज थोड़ा सा करना, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आप आज बहुत ज्यादा कर लेते हैं और अगले 4 दिन कुछ नहीं करते तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन अगर आप रोज 10 मिनट भी करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी है। किताब बताती है कि हैबिट्स हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। शुरुआत में हर काम एफर्ट मांगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे दोहराते हैं दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है ताकि एनर्जी बचाई जा सके। यही वजह है कि शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। शुरुआत में दिमाग हर दिन सवाल करता है, आज करना जरूरी है क्या? आज छोड़ दें तो क्या होगा? लेकिन अगर आप हर दिन वही काम करते रहते हैं तो एक समय के बाद दिमाग सवाल पूछना बंद कर देता है। वो मान लेता है कि ये काम रोज होना ही है। यहीं पर डिसिप्लिन एफर्ट से हटकर आइडेंटिटी बन जाती है। आप खुद को ये नहीं कहते मुझे मेहनत करनी चाहिए, बल्कि आप सोचते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज मेहनत करता हूं। किताब हैबिट्स बनाने के लिए एक बहुत सिंपल रूल बताती है, मेक इट ईजी टू स्टार्ट। अगर शुरुआत ही भारी होगी तो आप रोज बहाने ढूंढेंगे। इसलिए शुरुआत इतनी आसान बनाओ कि दिमाग मना ना कर सके। अगर आपको सुबह उठकर पढ़ना है तो किताब पहले से टेबल पर रखो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो कपड़े रात में ही निकाल कर रखो। अगर आपको लिखना है तो लैपटॉप खुला छोड़ो। ये छोटी छोटी चीजें रेजिस्टेंस कम कर देती हैं। एक और बहुत जरूरी बात किताब बताती है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इंसान हैं,
लेकिन 2 दिन लगातार मिस करना हैबिट को तोड़ देता है। इसलिए अगर कभी स्किप हो जाए तो अगला दिन जरूर करो। कंसिस्टेंसी का असली मतलब यही है, परफेक्ट होना नहीं, रुकना नहीं। डिसिप्लिन का एक और पहलू है इमोशन मैनेजमेंट। हम अक्सर अपने मूड को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि मूड हमें कंट्रोल करता है। अगर अच्छा लगा तो काम किया, अगर बुरा लगा तो नहीं किया। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान मूड को डिसीजन नहीं लेने देता। वो जानता है कि मूड टेम्पररी होता है, लेकिन रिजल्ट्स परमानेंट हो सकते हैं। किताब ये भी कहती है कि डिसिप्लिन बनने का मतलब कठोर बनना नहीं है। इसका मतलब है क्लियर होना। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। जब आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होती हैं तो डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाती है। और सबसे आखिरी बात, डिसिप्लिन आपको आज पेनफुल लग सकती है, लेकिन उसकी रिवॉर्ड फ्यूचर में फ्रीडम बन जाती है। जबकि बिना डिसिप्लिन की कंफर्ट आज अच्छी लगती है, लेकिन फ्यूचर में रिग्रेट बन जाती है। हर छोटा डेली एक्शन आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है पैसा नहीं, समय भी नहीं। सबसे कीमती चीज है आपका फोकस। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन हर इंसान के पास बराबर फोकस नहीं है। और यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच एक दीवार बनाता है। किताब साफ कहती है, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी फोकस की क्वालिटी से तय होती है। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है। समस्या ये है कि हम एक समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग को आज प्रोडक्टिविटी समझा जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग बार बार स्विच करता है, और हर स्विच आपकी मेंटल एनर्जी को कम करता है। यही वजह है कि पूरा दिन काम करने के बाद भी लगता है कुछ खास किया नहीं। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता, डिस्ट्रैक्शन अंदर से शुरू होता है। फ़ोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सिर्फ टूल्स हैं। असली वजह है हमारा बेचैन दिमाग, जो किसी एक चीज़ पर टिकना नहीं चाहता। जब कोई काम थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा बोरिंग लगता है, तो दिमाग तुरंत एस्केप ढूंढता है, और फ़ोन उसे सबसे आसान एस्केप देता है। किताब साफ कहती है, अगर एनवायरनमेंट बदल दिया जाए तो बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। इसलिए अगर आपको फोकस चाहिए तो पहले अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। फ़ोन को दूर रखो, साइलेंट पर नहीं, फिजिकली दूर। नोटिफिकेशंस बंद करो, सिर्फ ज़रूरी लोगों के लिए एक्सेप्शंस रखो। काम की जगह को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करो। फोकस विल पावर से नहीं, सिस्टम से आता है। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग की। ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब हम काम करने से ज़्यादा सोचने लगते हैं। हम फ्यूचर की चिंता करते हैं, पास्ट की गलती याद करते हैं, और प्रेजेंट में कुछ भी नहीं करते। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है क्लैरिटी की कमी। जब हमें पता नहीं होता कि अगला स्टेप क्या है तो दिमाग सोचता ही रहता है, लेकिन जैसे ही अगला छोटा स्टेप क्लियर हो जाता है, ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। किताब का सिंपल रूल है, थिंक जस्ट इनफ टू एक्ट। पूरी जिंदगी की प्लानिंग मत करो, सिर्फ अगला कदम तय करो। आज क्या करना है, अभी क्या करना है, यही सवाल ओवरथिंकिंग को एक्शन में बदल देता है। अब बात करते हैं डीप वर्क की। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी अटेंशन के साथ काम करना। ये वही स्टेट है जहां समय का एहसास खत्म हो जाता है और आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन डीप वर्क एक्सीडेंटल नहीं होता, उसे डिज़ाइन करना पड़ता है। डीप वर्क के लिए 3 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। पहला, टाइम ब्लॉकिंग। काम को वेग मत छोड़ो, तय करो कि किस समय सिर्फ यही काम होगा। जैसे सुबह 7 से 9 सिर्फ राइटिंग, कुछ और नहीं। दूसरा, सिंगल टास्किंग। एक समय में सिर्फ एक काम। जब राइटिंग कर रहे हो तो रिसर्च नहीं, जब पढ़ रहे हो तो नोट्स नहीं। तीसरा, रिकवरी। डीप वर्क के बाद दिमाग को आराम चाहिए। ब्रेक लो, वॉक करो, खुद को गिल्ट मत दो। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा घंटे काम करने से ज़्यादा आउटपुट आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि फोकस से काम करने के कम घंटे बिना फोकस के लंबे घंटों से बेहतर होते हैं। किताब ये भी बताती है कि फोकस एक मसल की तरह है। शुरू में वो कमज़ोर होता है, आप 10 से 15 मिनट तक ध्यान नहीं लगा पाते, लेकिन अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो वही फोकस 1 से 2 घंटे तक बढ़ सकता है। फोकस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना। हर बार फ़ोन उठाने की बजाय कुछ देर उस बोर्डम को महसूस करो। दिमाग धीरे धीरे शांत होना सीखता है। और आखिरी बात, फोकस का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है। फोकस का मतलब है सही समय पर सही चीज़ पर ध्यान देना। जो इंसान अपने फोकस को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो अपनी डायरेक्शन खुद चुन सकता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा हमें जो चीज रोकती है वो बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, वो हमारा डर होता है।
डर असल में कोई दुश्मन नहीं है। डर सिर्फ एक सिग्नल है। यह हमें बताता है कि हम किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहां ग्रोथ हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस सिग्नल को खतरा समझ लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। किताब साफ कहती है, जहां डर है वहीं ग्रोथ है। अगर कोई काम आपको बिल्कुल भी डराता नहीं है तो वो आपको बदल भी नहीं रहा। डर का सबसे बड़ा रूप होता है असफल होने का डर। लोग क्या कहेंगे इसका डर, गलत डिसीजन लेने का डर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादातर डर इमेजिनरी होते हैं। वो फ्यूचर में होते हैं, प्रेजेंट में नहीं। हम ऐसी चीजों से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। यहीं से कंफर्ट जोन की कहानी शुरू होती है। कंफर्ट जोन कोई सुखद जगह नहीं होती, ये सिर्फ एक फेमिलियर जगह होती है। यहां सब कुछ जाना पहचाना होता है। वही रूटीन, वही सोच, वही एक्सक्यूजेस। दिमाग कंफर्ट जोन को पसंद करता है क्योंकि यहां रिस्क कम लगता है। लेकिन कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी कीमत होती है रिग्रेट। आज का आराम कल का पछतावा बन सकता है। किताब कहती है कि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के बाद आती है। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो दिमाग प्रोटेस्ट करता है, वो आपको वापस खींचना चाहता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर टिक जाते हैं तो वही जगह आपकी नई कंफर्ट जोन बन जाती है। यानी कंफर्ट जोन स्थिर नहीं है, वो एक्सपैंड हो सकती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग की। अधिकतर लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनते हैं। वो आज अच्छा महसूस करना चाहते हैं, भले ही फ्यूचर खराब हो जाए। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो आज थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं ताकि फ्यूचर आसान हो सके। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है आज के डिसीजन को फ्यूचर के नजरिए से देखना। जब आप रोज डिसिप्लिन चुनते हैं, जब आप रोज फोकस चुनते हैं, जब आप रोज एक्शन लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। किताब इसे डिलेड ग्रैटिफिकेशन कहती है। आज बीज बोना, फल बाद में खाना। एक्शन बेस्ड लाइफ फिलॉसफी इसी पर टिकी होती है। एक्शन बेस्ड लाइफ का मतलब है सोचने से ज्यादा करना, बोलने से ज्यादा बनना, प्लान से ज्यादा एग्जीक्यूशन। इस तरह की लाइफ में आप परफेक्शन नहीं ढूंढते, आप फीडबैक ढूंढते हैं। आप फेलियर से भागते नहीं, उससे सीखते हैं। आप ये नहीं पूछते कि मैं रेडी हूं या नहीं, आप पूछते हैं अगला छोटा कदम क्या है। क्योंकि रेडी कोई नहीं होता, रेडी बनना एक्शन से ही आता है। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस आज का एक डिसीजन बदलना है, एक छोटा डिसीजन। आज फोन थोड़ा कम, आज काम थोड़ा ज्यादा, आज एक्सक्यूजेस थोड़ा कम। यही छोटे डिसीजंस मिलकर आपकी डायरेक्शन तय करते हैं। फियर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, डाउट कभी पूरी तरह जाएगा नहीं, डिस्कंफर्ट हमेशा रहेगा। लेकिन फर्क यह है कि अब वो आपको रोकेंगे नहीं। आप डर के साथ चलना सीख लेते हैं, आप डाउट के बावजूद काम करना सीख लेते हैं, आप डिस्कंफर्ट को ग्रोथ का हिस्सा मान लेते हैं। और यही पॉइंट है जहां आपकी जिंदगी बदलती है। अंत में किताब यही सिखाती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। हर दिन एक एक्शन, एक डिसीजन, एक कदम। यही फिलॉसफी एवरेज लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ के बीच फर्क पैदा करती है। ऐसे ही बुक समरी सुनने और देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रामलला ग्रोथ माइंडसेट, जहां धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जीने के एक माइंडसेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।